हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप स्टूडेंट हैं या अध्यापक हैं या फिर आम नागरिक हैं तो नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 को सबसे आसान तरीके से जानेंगे और जो नई शिक्षा नीति में 20 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और साथ ही हम जानेंगे कि 5+3+4 सिस्टम क्या है, उसको भी आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में जो सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम अब क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा के लिए, और परीक्षा में बार बार पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली। तो केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को क्या कर दिया गया, मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या लेगी, स्थान लेगी। यानी कि 1986 का स्थान लेगी हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020। यानी कि 2020 में से हम 1986 को यदि घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 34 ही तो बचेगा। तो 34 वर्ष पुरानी जो हमारी 1986 की जो राष्ट्रीय नीति है उसी का स्थान नई शिक्षा नीति लेगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है ना, जो नई शिक्षा नीति 2020 है वह स्वतंत्र भारत की क्या होगी, तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि तीसरी शिक्षा नीति कौन सी है। जो नई शिक्षा नीति 2020 है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति कहेंगे। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी। तो जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। यानी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय क्या आई थी, पहली शिक्षा नीति 1968 में। फिर आता है कि दूसरी शिक्षा नीति कब आई। तो जो द्वितीय शिक्षा नीति हमारी आती है वो आती कब, 1986 में। ठीक है, 1986 जबकि राजीव गांधी की सरकार थी उस समय क्या आई, द्वितीय शिक्षा नीति आई थी। हालांकि 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव ने इसमें कुछ संशोधन किया था। ठीक है, 1992 में क्या किया, पी.वी. नरसिम्हा राव ने द्वितीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि पी.वी. नरसिम्हा राव ने किस शिक्षा नीति में संशोधन किया था। तो द्वितीय जो शिक्षा नीति थी 1986 में, तो उसमें उन्होंने क्या किया, संशोधन किया। और जो तीसरी जो शिक्षा नीति है तो वो है हमारी 2020 जो कि नई शिक्षा नीति से जानी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिन्होंने मई 2019 में नई शिक्षा नीति का मॉडल तैयार किया और तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपा, और जिसे अब केंद्र सरकार ने 2020 में क्या कर दिया, मंजूरी दे दी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति गठित हुई और मई 2019 में नई शिक्षा नीति का मॉडल तैयार हो गया था। ठीक है, और तैयार होकर केंद्र सरकार ने 2020 में इसको क्या कर दिया गया, मंजूरी प्रदान कर दी गई नई शिक्षा नीति 2020 को। अब दोस्तों, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 में अंतर देखेंगे, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति 2020 है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी, है ना। यानी कि अभी आपने देखा कि जो 34 वर्ष पुरानी है हमारी जो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका स्थान लेगी कौन, नई शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आखिरकार क्या अंतर है उसको हम देखेंगे दोस्तों सबसे आसान तरीके से। सबसे पहला जो अंतर है दोस्तों इसमें कि केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल जीडीपी का 1.8% ही व्यय किया गया था।
कितना 1.8% ही व्यय किया गया था। अब यदि हम नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो केंद्र सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितना हुआ, यहाँ हुआ 1.8% और यहाँ कितना हुआ 6%। तो कितना बड़ा विकास हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। जबकि देखिए 1986 में जब शिक्षा नीति है तो उसमें जीडीपी का केवल 1.8% ही व्यय किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र पर, और यहाँ जो 2000 नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें जीडीपी का 6% व्यय किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव किया गया नई शिक्षा नीति 2020 में और कितना अच्छा विकास किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा जो अंतर है दोस्तों कि स्कूलों में जो हमारी नई शिक्षा, जो पुरानी शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो 1986 में क्या है कि स्कूलों में 10+2 शैक्षणिक मॉडल को अपनाया गया, यानी कि 10+2 यानी कि 10 और 12 मॉडल को अपनाया गया। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या कर दिया गया है दोस्तों कि 10+ के स्थान पर यहाँ क्या कर दिया गया कि नई शिक्षा नीति में 5+3+4 मॉडल को अपनाया गया। दोस्तों क्या कर दिया गया, 5+3+4 को अपनाया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि 10+ और 5+3+4 क्या है। तो इसको दोस्तों हम आसानी से समझेंगे कि 10+2 क्या था और यहाँ जो नई शिक्षा नीति है 5+3+4 क्या है, इसको हम आसानी से समझेंगे। दोस्तों नई शिक्षा नीति में 5+3+4 था और 1986 में क्या है 10+2। तो सबसे पहले हम 10+2 को समझेंगे, फिर हम 5+3+4 को समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा, तो हम इसको आसानी से समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का 10+2 शैक्षणिक मॉडल। तो देखिए दोस्तों, जो 10+2 यानी कि जो पहले के जो 10 साल हैं, तो जो 10 साल हैं जो पहले के, यानी कि जब बच्चा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, ठीक है, और उसकी उम्र होगी उस समय कितनी, 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष। तो उस समय बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक बच्चे को क्या कर दिया गया, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, अब जो ये हमारे 2 साल है +2 है, तो जो ये 2 साल हैं उस समय बच्चा क्या रहेगा कि कक्षा 11 और 12, 1 साल कक्षा 11 में और 1 साल कक्षा 12 में, तो ये 2 साल हुए। ठीक है, और उस समय बच्चे की उम्र कितनी रहती है, 16 से लेकर 18 वर्ष। तो उस समय उसको क्या कर दिया गया, स्ट्रीम एजुकेशन प्रदान की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रीम एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों हमारे यहाँ से कि स्ट्रीम एजुकेशन क्या है। देखिए दोस्तों, स्ट्रीम एजुकेशन का मतलब होता है कि यदि आप आर्ट वाले हैं तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, यदि आप साइंस वाले हैं तो आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते, या कॉमर्स वाले हैं तो आप साइंस आर्ट्स कुछ नहीं पढ़ सकते। आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों स्ट्रीम एजुकेशन को, यानी कि कोई आर्ट वाला है तो वह साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, यदि कोई कॉमर्स वाला है तो वो आर्ट या साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आर्ट वाला आर्ट ही के सब्जेक्ट पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस ही के पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स ही के पढ़ेगा। ठीक है, जबकि नई शिक्षा नीति में स्ट्रीम एजुकेशन को समाप्त कर दिया। स्ट्रीम एजुकेशन का मतलब है कि किसी एक ही विषय को पढ़ना, यानी कि आर्ट्स वाला केवल आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस के ही पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स का ही पढ़ेगा। अब जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें स्कूली शिक्षा का मॉडल कुछ अलग कर दिया गया। 10+2 है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसकी जगह पर क्या लाया गया, 5+3+3+4 सिस्टम को लाया गया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो, काफ़ी आसानी से इसको हम समझाएंगे और आप आसानी से इस वीडियो को देखना है दोस्तों आपको। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इन 5 वर्षों को, जो ये 5+3+3+4 है, तो इसको इनमें से सबसे पहले हम इस 5 को देखते हैं कि 5 क्या है। देखिए, जैसे हमने यहाँ 10 को किया था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक औपचारिक शिक्षा दी जाएगी, तो सबसे पहले हम यहाँ ये जो 5 है, ये जो नई शिक्षा में ये 5 है, तो इन प्रथम 5 सालों की पढ़ाई, जो ये प्रथम 5 साल होंगे, इन 5 सालों की पढ़ाई को कहा जाएगा दोस्तों फाउंडेशन स्टेज। क्या कहा जाएगा,
फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। बच्चे की फाउंडेशन स्टेज इसको कहा जाएगा, इन 5 सालों को। अब इस 5 साल में से भी जो पहले के जो 3 साल होंगे, पहले के जो 3 साल होंगे, इनको कहें, इस 3 सालों को हम कहेंगे प्राइमरी स्टेज। ठीक है, इन 3 सालों को क्या कहेंगे? प्राइमरी स्टेज कहेंगे। देखिए दोस्तों, जो 3 साल होंगे, 1 साल में आप नर्सरी में रहेंगे, 1 साल आप केजी में रहेंगे, 1 साल आप अपर केजी में रहेंगे। तो कितने साल हुए? 1 2 3। तो जो ये 3 साल होंगे, इन 3 सालों को हम क्या कहेंगे? प्री प्राइमरी। क्या कहेंगे? प्री प्राइमरी स्टेज कहेंगे इसको। ठीक है, अब है 5 में से 3 तो ये पूरा हो गया। अब है फिर 2 साल। तो फिर जो हमारे 2 साल हैं, इस 2 साल में 1 साल में कक्षा 1 में रहेगा बच्चा और दूसरी साल में कक्षा 2 में रहेगा। तो कितने साल हुए? 2 साल हुए। 1 साल ये हुआ और 1 साल ये हुआ, तो कितना हुआ? 2 साल। तो जो ये प्रथम 5 साल की पढ़ाई होगी उसको हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। प्रथम 3 साल की जो पढ़ाई होगी उसको हम कहेंगे प्री प्राइमरी, और इसमें नर्सरी, केजी और अपर केजी 3 साल हुए। और जो ये 2 साल है, इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई की जाएगी। आप आसानी से समझेंगे इन पहले 5 सालों को। ठीक है, इसका उद्देश्य को देख लेते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य है बच्चे की नींव तैयार करना, बच्चे को मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा व खेलकूद के माध्यम से ही पढ़ाना होगा। जो ये पहले के जो 5 साल होंगे, इनमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा व खेलकूद के माध्यम से क्या करना पड़ेगा? बच्चे को पढ़ाना होगा। इसको क्या कर दिया गया? फाउंडेशन स्टेज इसको कहा गया। तो आप पहले के 5 साल आसानी से समझे हैं। चलिए अब इस 3 को समझते हैं, +3 क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप इन 5 सालों को तो आसानी से समझे हैं। अब समझेंगे दोस्तों हम इन 3 सालों को कि +3 क्या है। ठीक है, तो अगले जो 3 साल होंगे, जो ये 3 साल होंगे अगले पढ़ाई की बच्चे की, तो उस पढ़ाई को हम कहेंगे प्री मेट्री स्टेज। क्या कहेंगे? प्री मेट्री स्टेज कहेंगे, यानी कि प्रारंभिक चरण। ठीक है, जो ये 3 साल होंगे, तो 1 साल बच्चा कक्षा 3 में, 1 साल कक्षा 4 में और 1 साल कक्षा 5 में। तो कितने साल हुए? 3 साल की पढ़ाई करेगा प्री मेट्री स्टेज में। ठीक है, तो ये 3 साल आप आसानी से समझे होंगे। इन 3 सालों में जो उद्देश्य रखा गया बच्चे का, कि बच्चे को कला, विज्ञान, गणित, मानविकी, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से परिचित कराना होगा। ठीक है, इन 3 सालों में जो होगा, जो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 जो 3 साल लगेंगे, तो उनमें बच्चे को क्या करना होगा कि कला, विज्ञान, गणित, मानविकी, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से परिचित कराना होगा। ठीक है, तो ये 3 साल भी आप समझिए। अब है दोस्तों अगले जो 3 साल हैं, 5 + 3 है, तो इस 3 को समझते हैं। अब अगले जो 3 साल होंगे पढ़ाई के बच्चे के, उसको कहेंगे हम मिडिल स्टेज, यानी कि माध्य चरण। क्या कहेंगे? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो 3 साल होंगे, किसको कहेंगे? कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की पढ़ाई। यानी कि जब बच्चा कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, 1 साल कक्षा 6 में, 1 साल कक्षा 7 में, 1 साल कक्षा 8 की जब पढ़ाई करेगा, उसको हम कहेंगे मध्य चरण, यानी कि मिडिल स्टेज उसको हम कहेंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी बन सकता है कि मिडिल स्टेज किस कक्षा को कहा जाएगा? तो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की पढ़ाई को क्या कहा जाएगा? मिडिल स्टेज कहा जाएगा। तो 3 साल ही हमारे पूरे हुए। अब है दोस्तों हमारे अगले 4 साल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 साल हैं। पहले हम इन 3 सालों में जो बच्चे का उद्देश्य क्या रखा गया कक्षा 6, 7 और 8 में, इसको समझते हैं। जो उद्देश्य रखा गया दोस्तों कि बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है, बच्चे की स्किल डेवलपमेंट को विकसित करना, जैसे कि बच्चा सॉफ्टवेयर बनाना या कुछ ऐसा कार्य करना जिससे कि रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा कर सके। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना या रिसर्च के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना, यानी कि उसकी स्किल डेवलपमेंट को क्या करना होगा? विकसित करना होगा कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पढ़ाई में। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों अगले 4 साल को। तो चलिए दोस्तों, आप 5 को भी समझिए, 3 को भी समझ गए, फिर इस 3 को भी समझ गए। अब है दोस्तों हमारा जो +4 है, 5 + 3 + 3 + 4। तो इस 4 को देखते हैं दोस्तों कि 4 क्या है। देखिए, जो अगले 4 साल होंगे बच्चे की पढ़ाई के, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज, यानी कि द्वितीय चरण। ये भी
कहा जा सकता है कि द्वितीय चरण किसे कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज को द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण में कौन सा ईयर आएगा, तो 4 साल आएंगे। कितने साल आएंगे? 4 साल आएंगे। जब बच्चा 1 साल कक्षा 9 में, 1 साल कक्षा 10 में, 1 साल कक्षा 11 में, 1 साल कक्षा 12 में, तो कितने साल हुए? 4 साल। तो इन 4 सालों में बच्चा करेगा कक्षा 9 की पढ़ाई, कक्षा 10 की पढ़ाई, कक्षा 11 की पढ़ाई और कक्षा 12 की पढ़ाई करेगा। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो उद्देश्य रखा गया है दोस्तों कि छात्रों में किसी भी विषय के प्रति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि किसी भी विषय के प्रति गहरी समझ विकसित करना। इसका उद्देश्य क्या है? किसी विषय के प्रति गहरी समझ विकसित करना। अब देखिए दोस्तों, गहरी समझ विकसित करने का तात्पर्य क्या है? पहले क्या होता था? +2 होता था, 10+2 होता था। तो जो ये 2 साल होते थे, तो इनमें क्या होता था कि यदि आप या तो आप आर्ट लेंगे, या तो आप साइंस लेंगे, या तो आप कॉमर्स लेंगे, ठीक है। परंतु जो यहाँ ये 4 साल हमारे पास है, कक्षा 9, 10, 11, 12, तो इसमें अब ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि बच्चा किसी भी विषय को पढ़ सकता है। मान के चलो कोई बंदा आर्ट्स का है, ठीक है, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्टों के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकता है, वो फिजिक्स पढ़ सकता है, वो बायोलॉजी पढ़ सकता है। किसी भी सब्जेक्ट यानी कि किसी भी विषय के प्रति वो गहरी समझ अपनी विकसित कर सकता है। या कोई आर्ट वाला है, वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, साइंस वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, या कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। किसी भी, यानी कि बच्चा जिस विषय में अच्छी जानकारी रखता है वो उसको पढ़ सकता है। तो ये है +4। तो इसको आप आसानी से समझे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसको समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो पहला बिंदु है कि अब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा व राष्ट्रभाषा में होगी, ठीक है। 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी किस भाषा में होगी? मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी, राष्ट्रभाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। जो अंग्रेजी भाषा थी ना, तो उसमें अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा मात्र एक विषय के तौर पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजी भाषा को अब समाप्त कर दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा जो है वो मात्र एक विषय के तौर पे ही पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कक्षा 6 से ही बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चे में जो कंप्यूटर कोडिंग की सीखी कक्षा 6 से ही उसको सिखाया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में उसको पढ़ाया जाएगा कक्षा 6 से ही। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों हमारा कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेमेस्टर प्रणाली किस कक्षा से लागू होगी? तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। अब देखिए दोस्तों, जो सेमेस्टर प्रणाली जब लागू होगी तो 1 साल में 2 बार परीक्षा होगी। कक्षा 9 में भी 2 बार, कक्षा 10 में 2 बार, कक्षा 12 में 2 बार, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के भी नंबर जुड़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर के भी नंबर जुड़ेंगे, तो पास होना आसानी से हो जाएगा बच्चे के लिए। तो सेमेस्टर प्रणाली 9 से 12 तक लागू होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो बिंदु है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ग्रेजुएशन कोर्स पहले 3 वर्ष का था, वह अब 3-4 वर्ष का होगा। जो ग्रेजुएशन वर्तमान में कितने साल का है? 3 साल का था। तो अब वो नई शिक्षा नीति 2020 में कितने का होगा? 3 और 4 का होगा। तो देखिए दोस्तों, इन 3 और 4 को समझते हैं। सबसे पहले हम इन 3 वर्षों को समझेंगे कि क्या होता था दोस्तों कि जब हम ग्रेजुएशन करते थे तो हमें 3 साल में ही ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ता था। यदि हम इसको बीच में छोड़ देते तो हमें कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं होता था कि हम ग्रेजुएशन हैं, ठीक है। हमें जब तक डिग्री नहीं होती तब तक हमें ग्रेजुएशन नहीं कहा जा सकता था। परंतु अब जो नई शिक्षा नीति आ गई है दोस्तों, तो उसमें कुछ नया बदलाव हुआ है, उसको समझिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए कि जो कोई बंदा है जो केवल 1 साल ही पढ़ेगा, तो जो केवल पहले साल पढ़ेगा ग्रेजुएशन में, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट कि भाई आप क्या है, ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कोई बंदा है कि पहले साल भी रहा और दूसरी साल भी अगर रहता है, तो उसको क्या मिलेगा कि सर्टिफिकेट भी मिलेगा और दूसरे साल क्या मिलेगा? डिप्लोमा भी मिलेगा,
क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन के साथ सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा मिलेगा, यदि वो बीच में छोड़ता है, दूसरे साल में छोड़ता है। यदि कोई बंदा कंटिन्यू रहता है और वो तीसरी साल भी रहता है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और प्लस में क्या मिलेगी, डिग्री भी मिलेगी। ठीक हो गया। अब कोई बंदा है कि जो कि 3 साल के साथ साथ चौथे साल भी रेगुलर रहता है तो उसको चौथे साल में क्या मिलेगा, रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रिसर्च सर्टिफिकेट भी उसको क्या प्रदान किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो गया कि पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी और चौथे साल यदि कोई बंदा रेगुलर रहता है तो उसको रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। अब है जो अगली काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो एमफिल की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं अब आसानी से, तो एमफिल अब आपको नहीं करना होगा, इसको समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु थे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो उम्मीद है आप आसानी से इसको समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों।